और आज के हमारे मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अभिजीत सिंह सागर। लोग बचपन से देखते चले आ, लेकिन मूल रूप से मेरा जो पहला पड़ाव हुआ। लेकिन जब मैं आपका प्रचार और प्रसार देखता हूँ कानपुर देहात में भी, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं हमारे कि आप सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा चेतावनी भरे अंदाज में दिखते हैं, अधिकारियों को अड़काते हुए मिलते हैं। आप किसी कार्यकर्ता के साथ कोई दिक्कत होती है तो आप थाने और चौकी का घेराव भी कर देते हैं। तो कितना इसको सही मानते हैं आप? विपक्ष कहता है कि ये तरीका ही सही नहीं है। ये लोग हम सबको ये अधिकार देता है। जब सरकार बदलती है, विपक्ष सत्ता में आता है, तो आपके इन्हीं कामों को आपका आरोप बना दिया जाता है। ओखली में सर देने के बाद चोट को नहीं डरा, मुकदमे भी लगते हैं, सरकार का विरोध भी होता है, बड़े लोगों का विरोध होता है, उनका विरोध होता है तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ खड़े तो षड्यंत्र भी होते हैं। उसकी समस्याओं को समझते हो आप, जब सामने से मिलते हैं तो एक अलग छवि बनती है, लेकिन फेसबुक की पोस्ट पे वही सामने वाला समझता है जिस मूड में वो पढ़ रहा है। योगी जी का खुल के समर्थन करते हैं। तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से हमें कमेंट बॉक्स में अक्सर ये देखने को मिलता है कि आपकी जो छवि है ये फोटोजर समझता की भी। तो क्या ये तरीका सही? मतलब आप मानते हैं कि भाजपा निष्पक्ष रूप अपना सरकार में काम कर रही है? सरकार के लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस की। भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रभावित आप किस नेता थे? देखिए, लेकिन जिस तरीके से अभी आपकी सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों के ऐसे बयान आ जाते हैं जो शायद कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जैसे सवर्णों के विधायकों की मीटिंग हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट चैनल टॉक ऑफ द टाउन में। और आज के हमारे मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अभिजीत सिंह सागर जी। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट शो में। सबसे पहले मैं आपसे सर जानना चाहूंगा कि अपना राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। कि मेरा राजनीतिक सफर क्योंकि परिवार भी राजनीति में रहा है, सक्रिय रहा है, तंत्रक हम लोग बचपन से देखते चले आ, लेकिन मूल रूप से मेरा जो पहला पड़ाव हुआ वो 2005 में मुझे जिला पंचायत चुनाव लड़ने का अवसर मिला। संवैधानिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि मेरी राजनीतिक जीवन यात्रा वहां से शुरू, जो अभी भी मैं जो मुझे जिम्मेदारियां मिलती जा रही हूँ उन्हें वहां करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आप बिटकूर से विधायक हैं, लेकिन जब मैं आपका प्रचार और प्रसार देखता हूँ कानपुर देहात में भी, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? हमारी जनता के आपको 29 में देखना चाहेगी या 27 में देखना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है जी, खास तौर पर राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में आप मेहनत करते हैं, हो सकता है वो मेहनत आप दूसरे के लिए कर रहे हो, पार्टी के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, लेकिन पहचान आपकी गलती है। वही पहचान बहुत सा ऐसा कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी होते हैं, सामाजिक भी, पारिवारिक भी, जो मैं अन्य विधानसभा में जाता हूँ जो लोकसभा में भी नहीं आती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ राज क्षेत्र में क्रियाशील हूँ वहां से मुझे सुना। एक परिवार बन चुका है, जी शुभचिंतकों का एक परिवार बन जाता है, जिनके सुख दुख में खड़े रहना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, समाज के लिए खड़े रहना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जब जहाँ मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो हम लोग तो योद्धा है, युद्ध लड़ने के लिए इस क्षेत्र में हैं, जब मौका मिलेगा तब युद्ध करें। अच्छा, एक छवि आपकी और भी देखी जाती है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा चेतावनी भरे अंदाज में दिखते हैं, अधिकारियों को अड़काते हुए मिलते हैं। आप किसी कार्यकर्ता के साथ कोई दिक्कत होती है तो आप थाने और चौकी का घेराव भी कर देते हैं। तो कितना इसको सही मानते हैं आप? विपक्ष कहता है कि ये तरीका ही सही नहीं। ये लोकतंत्र हम सबको ये अधिकार देता है कि हम जनमानस की आवाज को संवैधानिक रूप से उठा पाए। जहाँ पर मुझे लगता है अन्याय अत्याचार हो रहा है वहां पर मैं उन असहायों की आवाज बनने का प्रयास करता हूँ, और जहाँ पर अधिकारी कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करने की बात करता हूँ। लेकिन जब सरकार बदलती है, विपक्ष सत्ता में आता है, तो आपके इन्हीं कामों को आपका आरोप बना दिया जाता है। एक बात तो लग कीजिए, मैं ओखली में सर देने के बाद चोट को नहीं डरा। तो जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में सामान्य बात है, मुकदमे भी लगते हैं, सरकार का विरोध भी होता है, बड़े लोगों का विरोध होता है, उनके विरोध होता है तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ खड़े तो षड्यंत्र भी होते हैं। तो उन षड्यंत्र को किस तरीके से हम लोग उन पर पार पाए, ये आपकी कुशलता है, और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिससे देखा जाता है कि कुछ टाइम पहले तक क्या होता था कि विधायक ग्राउंड लेवल पे जाते थे। आपके विधानसभा क्षेत्र में लगभग 700 गांव लगते हैं। मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा भी था कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग पे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की छवि के बारे में। आप जिसके दरवाजे जाते हो
उसकी समस्याओं को समझते हो, आप जब सामने से मिलते हैं तो एक अलग छवि बनती है। लेकिन फेसबुक की पोस्ट पे वही सामने वाला समझता है जिस मूड में वो पढ़ रहा है। और आप योगी जी का खुल के समर्थन करते हैं, तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से हमें कमेंट बॉक्स में अक्सर ये देखने को मिलता है कि आपकी जो छवि है ये बुलडोजर समर्थक की भी है। तो क्या ये तरीका सही? बुलडोजर समर्थक तो मैं कहता हूँ प्रदेश और देश में बहुत बड़ा एक ऐसी संख्या जो बुलडोजर समर्थक है। हम्म। बुलडोजर समर्थक का अर्थ सुना है कि अन्याय और अत्याचार करने वाले लोग जिनके माध्यम से सरकार को ये अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं समाज का नुकसान हो रहा है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। और निश्चित रूप से फिर सजा देने का अधिकार तो न्यायपालिका का है। आप कह रहे थे कि कोर्ट ने लेके अगर आपने सलाह दिया थी तो सजा ऐसे चलाया जाता है। बहुत अनैतिक काम दिखते हैं जहाँ वहां पर सरकार को अधिकार है कि वो बुलडोजर भी चलाएगा और ऐसे अपराधियों को और इनके गैंगों की कमर भी तोड़ी जाएगी। ये उस प्रक्रिया का एक अंग है। मतलब आप मानते हैं कि भाजपा निष्पक्ष रूप से अपना सरकार में काम कर रही है? सरकार की लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस की जहां पर ऐसा महसूस होता है किसी कत्ल की वजह से समाज में डर का वातावरण बना है, ऐसे अपराधियों का जो पहले एक डर बनाने की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बदलने का काम योगी जी ने किया है। उन अपराधियों के भीतर डर पैदा करने का काम योगी जी ने। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रभावित आप किस नेता थे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अनेकों ऐसे महापुरुष हैं जैसे आपको प्रभावित होने को प्रेरणा मिलती है। अटल जी को आप पढ़िए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पढ़िए, दीनदयाल जी को पढ़िए, अनेकों ऐसे महापुरुष हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने कितना संघर्ष किया। आज के दौर में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अनेकों अमित शाह जी हैं, अनेकों ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके इस देश के लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए काम करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरीके से अभी आपकी सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों के ऐसे बयान आ जाते हैं जो शायद कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जैसे सवर्णों के विधायकों की मीटिंग हो गई, उसमें बड़ा तनाव हो गया। देखिए, आप हर विषय को आप वो समझना हो। वो जो बैठकें हुई, विधानसभा होती है, विधानसभा के बाद हो सकता है कुछ विधायक बैठे होंगे, चाय पानी हुआ होगा, नाश्ता हुआ होगा, जयपान हुआ होगा, और उसमें क्या चर्चा हुई है इसको हम आज कैसे कह सकते हैं? ऐसे लेकिन पार्टी लाइन से दे देना, सीधा सीधा स्टेटमेंट दे देने कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गार्जियन, उनको जहां पर ये महसूस होगा कि हमको इस अनुशासित तरीके से हमको रहना है, आगे से तो हम लोगों को कोई इस तरह की किसी हम लोग की क्रिया प्रतिक्रिया से कोई पार्टी का नुकसान ना हो, समाज में गलत मैसेज ना जाए, तो मार्गदर्शन हम लोग को देते हैं। वही मार्गदर्शन होंगे। मैं जो आपसे कहना चाहता, मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था कि आपके साथ जो सेना चलते है वो ब्राह्मणों की सेना है, कोई तिवारी जी है, कोई दूसरा जी नहीं थी। वो ब्राह्मणों के साथ साथ हर वर्ग है। हमारे साथ दलित भी है, हमारे साथ बैकवर्ड भी है, हमारे साथ ब्राह्मण भी है, हमारे साथ क्षत्रिय समाज भी है, हमारे साथ बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई भी है जो हमारे हर कार्यक्रम में भाग लेने का काम करते हैं। देखिए, आप समाज में जब दिखते हैं, तो जब आप कोई योजना को जमीन पर उतार रहे हो या आप अपना व्यवहारिक जीवन, उस व्यवहारिक जीवन में एक जात के आधार पर आप राजनीतिक और समाजी जीवन नहीं जी सकते। ठीक बात है। ये आपका संयोग है कि आपने किस कुल परिवार में जन्म लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समाज में आने के बाद और खास तौर पर जनप्रतिनिधि बनने के बाद उस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। और क्षेत्र में चाहे वो किसी भी वर्ग का आपका मतदाता हो, व्यक्ति हो, कानपुर नगर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, देश का कोई व्यक्ति हो, आपके सवाल नहीं और सबके लिए आपको। अच्छा, ये जो ब्राह्मणों के विधायकों की मीटिंग हुई, इस पे जो स्टेटमेंट आया, ये सही है या गलत? देखिए, वो विषय भी बहुत धीरे में पुराना भी हो गया है और कहीं ना कहीं ये एक पार्टी ने ये संकेत और संदेश दे भारतीय जनता पार्टी के मूल में सबका साथ। तो नंदी की ने हाय से सम्मेलन करवाया, वो भी अलग कुर्गी समाज को लेकर के मिपुरा में। उसको आपको समझ रहा हूं, कोई भी जातिगत सम्मेलन बुरा नहीं है, जातिगत कार्यक्रम बुरा नहीं है। लोग अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, जो जातिगत सम्मेलन और कार्यक्रम होते हैं, उस समाज के माध्यम से समाज के गरीब तबके को किस तरह शैक्षिक स्तर पर, उसके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, शिक्षा गति के लिए विमर्श और चर्चा ऐसे सम्मेलनों में होती है। वहां पर कोई विघटनकारी बातें नहीं होती। कोई भी समाज अगर उसके सम्मेलन में कोई देश विरोधी बात हो रही हो, प्रदेश विरोधी बात हो रही हो, समाज विरोधी बात हो रही है,
तो वो सम्मेलन में, लेकिन ये बात तो बाहर निकली नहीं ना कि वहां पे चर्चा क्या नहीं तो उससे क्या सर, जब बात नहीं निकली तो वही पद्धति में सर ले सर चल गिरा कि बीजेपी है ड्रामा। वो। देखिए ऐसा नहीं है बीजेपी है ड्रामा, कहीं ना कहीं आज आप जान सकते हैं कि समाज के हर वर्ग काम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी, हर योजना हर नीति की को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि समाज के हर वर्ग को उस योजना और नीति का लाभ देने का काम ये सरकार, यूजीसी पे क्या कहेंगे? यूजीसी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट पे अधीन है, निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सब मान्य होगा। तो ये सरकार को करने से पहले ही सोच लेना चाहिए, पर हर मामला लीक होता है वो भी तक जाता है। नहीं देखिए, जब आप किसी बहुत बड़े समूह का नेतृत्व कर रहे होते हैं, इस सरकार को चलाने में कभी कभी ऐसी संकट हम लोगों के सामने धर्म संकट आ जाता है, बड़े लीडरशिप के सामने भी आता है, तो निश्चित रूप से वो यूजीसी में जो खामियां थी उसके खिलाफ हम लोगों ने भी आवाज उठाने का काम किया और एक समाज के बहुत बड़े वर्ग ने आवाज उठाने का काम किया और उसको सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेने का काम किया और सरकार ने भी संज्ञान लेने का काम किया। निश्चित रूप से संशोधन होगा और एक ऐसा यूजीसी का कानून बनेगा जिसमें समाज का हर वर्ग अपने आप को सुरक्षित। अभी चीफ जस्टिस जी का ये बयान आया था कि अब आज की राजनीति ये हो गई है कि कोर्ट को राजनीति में उलझा दो और अपना काम निकालते हैं, कोर्ट को एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। आप इतने बड़े लोगों की बात कर, उनके बयान पर मैं इन बड़े लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ, यही बड़े लोग तो हमारे देश के छोटे लोग बदमाश हैं। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वक्तव्य पे हमको आपको विचार देने की आवश्यकता नहीं। जब वो कोई डिसीजन देंगे उसको हमको आपको मानता रहेंगे और मान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको खारिज तो किया नहीं, स्टे का है तब को इसको हट भी सकता है। ये पूरा मैटर ऑन डिस्कशन, को हट भी सकता है, कोई संशोधन भी हो सकता है, ये तो तय हो गया कि संशोधन हो, ये तो तय हो गया ना संशोधन होना है। अच्छा कहा जाने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? ये आप अभी ऐसे नहीं कह सकते। रोहित वेमुला वाला केस को आप जब पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश सरकार को दिया था कि आपको यूजीसी में ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे किसी वर्ग का उत्पीड़न ना हो। उसमें केवल पूरे यूजीसी बिल में दो कमियां जहां तक मुझको समझ में आती है। पहली कमी मुझको समझ में आती है कि शिकायतकर्ता भी अगर दोषी पाया जाए तो उस पर कार्रवाई हो, अगर वो झूठा पाया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। ठीक है। उसके अलावा जो एक कमेटी बननी है, इक्विटी कमेटी बननी है, उस कमेटी में समाज के हर वर्ग तो हो। दो कमियां मैं आपको बता, ये जो हम लोग अभी डिस्कशन ये नहीं करना, अभी दो आपको बताएंगे, दो समाज को बताएंगे, ये ऑन डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में। मैं वही तो सच चाह रहा हूँ कि सरकार के जो बड़े लोग जब इन एक्ट को बनाते हैं, प्रस्तावित करते हैं, हमारे इतने बड़े देश के ब्यूरोक्रेट इतने अनुभवी वहां पे बैठते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि दिखता नहीं भाई सच नहीं है, ऐसा नहीं है। गलतियां जो वहां पर एक सरकारी मशीनरी है, गलती हो सकती है, उसका संज्ञान पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, सरकार ने दिया है और निश्चित रूप पर उससे एक ऐसा कानून बनेगा जिससे समाज का हर वर्ग संतुष्ट हो। अरे तू सही है, वो यही सरकार है, यही सरकार है। मैं सामान्य वर्ग से कहना चाहता हूँ, ईडब्ल्यूएस किसने दिया? ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण किसने दिया? इसी आरक्षण किसने दिया बताइए? सरकार ने दिया, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन इसी आरक्षण ने टॉपर बच्चों को, एक बच्चा 98% आता है। तो आप सही कह रहे हैं, इसी पे चर्चा की आवश्यकता है। मेरा आरक्षण अपना, मेरा पक्ष स्वतंत्र रूप से मेरा पक्ष दिए थे, वो ये है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को अलग करना होगा। जो हमारा SC/ST आरक्षण है, जो हमारा बैकवर्ड आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस अलग है ही है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हमारा पिछले वर्ग में भी देखना चाहिए, SC वर्ग में भी देखना चाहिए। एक IAS के बेटे को आरक्षण नहीं मिलना, एक संपन्न दलित को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एक आरक्षण प्राप्त कर चुके बैकवर्ड को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उसी बैकवर्ड और उसी दलित परिवार के उन बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। ठीक, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते, जो क्रीमी लेयर या जो आरक्षण का लाभ जो परिवार एक बार पा चुका है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना। परीक्षा पास करने को लेकर के जो ये आरक्षण दिया जाता है, इसका कितने सपोर्ट में? क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, वो पढ़ाते समय तो नहीं कहता है कि आप दलित हैं, कि आप OBC हैं या SC हैं या जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो तो अपना ये साक्षात
हमेशा ही होता, कट ऑफ देखिए सब 98 माइनस 40 आया था नीट के लिए। सर, जो आरक्षण की व्यवस्था है समाज को सुधार करने की, उसकी भी आवश्यकता। आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं आरक्षण का समर्थक। मैं खुद कहता हूँ, आज भी हमारे बहुत से ऐसे दलित भाई, बहुत से ऐसे बैकवर्ड भाई हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन एक सच्चाई भी है। जैसे आज अखिलेश जी हैं, पीटीए की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ अखिलेश जी को कहना चाहिए कि पिछड़े वर्ग में उन समूहों को हम अलग करेंगे जो आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है, और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है ओबीसी वर्ग में जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको भी तो चिन्हित करना चाहिए। कभी एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, कानपुर को बदनामपुर का स्टेटमेंट दे दिया। देखिए, अखिलेश जी भूल गए, अखिलेश जी कानपुर की पहचान को नहीं जान पाए। जहां से वो आते हैं इटावा सफाई से, वहां की भी अर्थव्यवस्था कानपुर से प्रभावित होती है, जो आज भी औद्योगिक इकाई के रूप में उत्तर प्रदेश की शान को बढ़ाने का काम। आज उसको आप कह रहे हो बलरामपुर, आज जहां पर मेट्रो रेल सेवा ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी में अगर कहीं मेट्रो रेल सेवा तुम देखे, ये तो कानपुर बन जी। रिंग रोड जो 93 किलोमीटर की रिंग रोड है, जिसका फर्स्ट फेज हमारे कानपुर में सितंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। वो कानपुर, जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे अगले महीने आपको ये सरकार उपहार स्वरूप देने जा रही है, वो कानपुर जो चारों तरफ से आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडों से और अन्य विकास कार्यों से कहीं ना कहीं प्रफुल्लित हो रहा है वो कानपुर। आज बताइए, डिफेंस कॉरिडोर आपके कानपुर में, कहीं ना कहीं आपको बदलता हुआ कानपुर दिखेगा, दिखता है। उसको वो बदनामपुर कह रहे हैं, उनको याद करना चाहिए, बदनाम तो उनकी सरकार हुई, बदनाम तो उत्तर प्रदेश उनकी दौर में हुआ था। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, 40,000 लोग प्रभावित हुए, 50 लोगों की हत्या हुई। बुलंदशहर में दंगा हुआ, 5 लोगों की हत्या हुई। मुरादाबाद में दंगा हुआ, कैराना में लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। तो बदनाम तो उनके समय में उत्तर प्रदेश हुआ। सालों कानपुर संभल में जो हुआ वो बीजेपी में हुआ। सर, सीओ अनुज चौधरी जी के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं कि आरोप देखिए, एक बात कहा आपसे, आरोप को आप कैसे सिद्ध करें? न्यायालय का अधिकार है आरोप को सिद्ध करने, हमारा आपका अधिकार नहीं है। अच्छा, क्या सीओ को ये राइट्स, जो मैं जिनसी बात कर रहा हूँ, इसको बाकायदा स्वीकार किया गया, ये राइट्स आपके प्रदेश में हुए। अच्छा, सीओ को ये अधिकार है कि जुमा तो शुक्रवार को आता है, होली एक ही सर, वो तो सबको लेकर के जो काम सौहार्दपूर्वक हो है, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए कहीं कहीं पर सख्ती भी करनी पड़ती है, और जब एक मॉब को कंट्रोल किया जाता है तो सख्ती के साथ भी करना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है जो उस परिस्थिति में, क्या परिस्थिति आ रही होगी, किस परिस्थिति में उसने बयान दिया होगा, वो हम आप यहाँ पे नहीं, सब उसमें पीड़ित तो मुस्लिम पक्षी हुआ, और फिर अगर विपक्ष आप हमको ये कर से उठा गिले को सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलिए, सच्चाई पर जाइए। बहुत कुछ ऐसा भी दिखाया जा रहा है, आज सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इस वातावरण को विषाक्त भी करने का काम करती है। पहले धर्म को बांटने में हम लोगों का माहौल वातावरण बिगाड़ती है, अब जातियों में बिगाड़ने का काम। चलिए, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा, सोशल मीडिया को थोड़ा सा छानिए आप। तो आपकी गवर्नमेंट आईटी के सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है, मोदी जी डिजिटल भारत की बात करते हैं, लेकिन हम साइबर फ्रॉड्स को नहीं रोक पा रहे हैं। मोस्टली जितने भी साइबर फ्रॉड अपराधी निकलते हैं, ये अनपढ़ निकलते हैं, कशार, हाई स्कूल, इधर इससे ज्यादा नहीं निकलते हैं। लेकिन हमारा जो सेल बैठा हुआ है, आईटी सेल, वो हम लाखों परीक्षार्थियों में फिल्टर करके 1-2 टैलेंटेड इंजीनियर्स को वहां पे बिठाते हैं। आपके वो इंजीनियर्स उस कक्षा फेल के इंसान के आगे फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि आप ट्रैक भी नहीं कर पाते हो कि आपके साथ जो फ्रॉड कहां से हुआ। एक विषय का एक दौर आता, आज वो दौर है, मैं मान रहा हूँ। बहुत से ऐसे भटके हुए नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं इस विज्ञान का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक हमारा साइबर जो पुलिस है और भी जो हमारी इकाइयां हैं, उनके माध्यम से बड़े बड़े अपराध खोले भी जा रहे। ऐसा नहीं कि अपराध नहीं खोले जा रहे, निश्चित रूप से देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। इस तरह के अपराध होते हैं, होने के बाद खोले भी जाते हैं, ऐसे अपराधियों को पकड़ा भी जाता है। पकड़ने के बाद इतनी कठोर कार्रवाई की जाती है, गैंगस्टर लगाया जाता है,
जेल भेजे जाते हैं, उनको कोशिश की जाती है कि जीवन में वो कभी दोबारा ऐसे अपराध करने के बारे में सोचे भी ना। आज जो आप बोलते हो कि बुलडोजर क्यों चलाया जाता है, क्यों सरकार और प्रशासन और पुलिस इतनी सख्त कार्रवाई कर देती है, उसका कारण भी यही है। कभी कभी जो कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे अपराधियों को, ऐसे गैंगस्टर्स को, ऐसे सुनियोजित अपराध करने वाले अपराधियों को सुधारने के लिए सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। और योगी जी की सरकार में आज आप पूरे देश में घूम लीजिए, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर इस कोई देश में है तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए साइबर पे बात कर लिया, थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन पे, आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं थोड़ा सा। फेसबुक वगैरह पे आप कोई भी एक वीडियो डालिए, उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है कि वो वीडियो साल भर पुराना था या 2 साल पुराना था। अब कानपुर का कोई वीडियो, फॉर एग्जाम्पल दादरनगर की फैक्ट्री में कुछ साल पहले आग लगी थी, आप डाल दीजिए अपने प्रोफाइल पे, 50 लोग ऐसे होंगे जो उसको मान लेंगे कि ये अभी हुआ है, और 20 फोन घुमा देंगे, भैया पता करो जरा ऐसा हुआ क्या। फिर पता चलेगा कि वो वीडियो तो बाद बहुत पहले का था, अपलोड आज में हुआ है। तो इसको लेकर के कोई रेगुलेशन होनी चाहिए। छोटी बात है, ये बहुत छोटी समस्या है। ये छोटी समस्या के बाद तो और बड़ा विकट समस्या है। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर आने वाले समय में सरकार भी चिंतन मंथन कर रही है। आप भी देखते हैं इस समय टिकटॉक चला था जी, सरकार ने बंद किया। चाइनीज का इसलिए बंद किया, आने वाले समय में इस तरह के कंटेंट्स, इस तरह की जो सोशल मीडिया में भ्रामक खबरें हैं जी, इनको रोकथाम के लिए सरकार बहुत कठोर कदम उठाने जा रही है, जिससे ये जो आज के दौर में, क्योंकि सूचना का सबसे बड़ा साधन सोशल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, इस पर सरकार सख्त कदम उठाने का काम करेगी। और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है, लोग फर्जी आईडी बना लेते हैं, फर्जी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, अब बन करके कहीं ना कहीं जो सही धारा में इस देश और प्रदेश को ले जाना चाहिए वो प्रयास करते हैं कि समाज भटके। तो इसको लेकर भी सरकार चर्चा कर रही है, चिंतन कर रही है। प्रदेश और केंद्र सरकार, पुलिस निश्चित रूप से सख्त काम करेगी। अच्छा, आरोप लगाया जाता है, आपने योगी जी के बारे में बोला थोड़ा सा कि धर्म की राजनीति करते हैं, होता है, करते हैं कि नहीं करते? देखिए, दो विषय, धर्म की राजनीति नहीं की। अगर धर्म की राजनीति नहीं करते हैं कि तो ये करते मंच से करेंगे तो मटेंगे किसके लिए? क्या बुराई है उसमें? तो फिर किसके लिए आ रहा है ना? अब इस देश में रहने वाले लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे। इस देश में लोग अगर डिवाइड होंगे, अंग्रेजों ने कैसे शासन किया था, ये बोल देना चाहिए, ये उस स्टेटमेंट बोलना चाहिए था। ये बाहरी लोगों के, ये बाहरी लोगों के लिए ही है। वो लोग जो इस देश में रह करके इस थाली में खा करके इस थाली में छेद कर रहे हैं, उनके लिए बोला गया। ऐसा नहीं, मैं मानता हूं उनकी बात से, हम लोग सहमत। बहुत से ऐसे लोग हैं रहते इस देश में, लेकिन जब पाकिस्तान जीत जाता है तो पटाखे छुड़ाते हैं, उनको भारतीय मानेंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अमेरिका में ट्रंप जीते, उसमें भी खुशी मना रहे हैं। नहीं, तो उसमें क्या बेबस किया? जो आप ट्रंप की खुशी की बात कर रहे हैं, ट्रंप और पाकिस्तान की तुलना अगर आप करेंगे तो आप जान रहे हैं इस देश में रहने वाला हर सच्चा भारतीय पाकिस्तान से कितनी नफरत। तो फिर पाकिस्तान से पूरे तरीके संबंध पेड़ है तो हम चलाते ही चला के रहते हैं। ये व्यवस्था है, विदेश नीतियां उनमें हम लोग आप लोग केवल डिस्कशन कर सकते, नीतियां बनती है, नीतियों में कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर हमारे देश की जो पहचान, हमारे देश की क्या पहचान, हमारे देश की ये पहचान है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत। हर जाति धर्म भाषा बोलने वाले लोग यहाँ प्रेम और स्नेह के साथ में रहते। दुर्भाग्य संयोग से पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश भी है, तो हम लोगों को वैश्विक स्तर में अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी। लेकिन अगर पाकिस्तान गलती करेगा, ईंट मारेगा, तो उसका जवाब पत्थर से समय समय पर देना पड़ेगा। ठीक बात है, मैं मानता हूँ। क्रिकेट को लेकर के इतना विरोध होता है कि हाथ नहीं मिलाया जाता है। कोलंबो में हमारे मैच हो रहे हैं, लेकिन उसी का एक हम बैकफुट पे देखते हैं तो वही शर्मा को कोई आपत्ति नहीं है, क्रिकेटर लोकतांत्रिक से कहीं ना कहीं जिस समय पहलगाम में हमला, पहलगाम में जो हमला, जो हमारे सैलानी मारे हैं, क्या उसे जात पूछी गई थी? नहीं, उसे जात पूछी गई थी? क्या पूछा? धर्म। उनसे धर्म पूछा, और धर्म पूछ करके उनकी हत्या की। कितनी नृशंस हत्या। उस सैलानियों की क्या गलती थी? और उसके बाद में पूरे प्रदेश और देश में एक रोष का माहौल था। हर माँ बहन रो रही जिस समय वो लाशें हम लोग गाँव में हमारे कानपुर का भी
एक नौनिहाल बच्चा वहां खत्म हुआ। तो आप ये देखिए पूरे देश में रोष था उस समय। हमारे क्या क्रिकेटर देशवासी नहीं, वो खिलाड़ी क्या देशवासी नहीं, उनको भी कष्ट हुआ होगा। तो इतना तो अपना विरोध प्रदर्शित कर ही सकते हैं कि हम उनको हाथ नहीं मिला था, तो नहीं मिला तो उसकी व्यक्तिगत कीजिए। सरकार ने उसको, सरकार ने मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी ने या किसी हमारे लीडर ने थोड़ा मना किया था कि आप हाथ मत मिलाई, वो उसका व्यक्तिगत विचार है, वो नहीं हाथ मिला हो। वो कल कह देगा हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना है, तो वो अलग बैठ जाएगा। लेकिन जब हम इसकी चैन देखते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को देखते हैं, आईसीसी प्रेसिडेंट को, जय शाह जी को, तो कहीं ना कहीं पार्टी का संबंध तो बन ही जाता है ना। आप समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती, आप वैश्विक स्तर पर भी आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सब जो तनाव है, तनाव का जो समय है, उसको देखते हुए बहुत से कदम उठाए जाते हैं। यही हमारे देश की सेना है जिसने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों सरेंडर कराने का काम, और यही हमारे देश की सरकार है जो वापस उसको मुक्त भी करने का काम। हर निर्णय के पीछे परिस्थिति जिम्मेदार। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि पटना में एक बड़े फेमस सर है खान, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया है। 15 रुपए पे ईसीजी हो रहा है, 20 रुपए पे अल्ट्रासाउंड करा दे रहे हैं। जो MRI टेस्ट 7,500, 10,000, 15,000 तक जाता है, वहां पे वो 100 रुपए में करा दे रहे हैं। तो एक साधारण शिक्षक अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं दे पा रहा है तो सरकार के सामने क्या कमी आ रही है? से मैं उनकी तारीफ आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। खान सर को जो मैंने सुना है, देखिए सोशल मीडिया ही हम लोग का सूचना करना जी, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना मैंने उनको सुना है और जितना उनको देखा है, अभी तक मुझको ये दिख रहा है कि हाँ वो एक अच्छे देशभक्त है और वो भारत के लिए, देश के लिए और गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। जो काम कर रहे हैं वो स्वागत है। हम सब नजीर हर उस समाज सेवक को वो प्रेरणा दे रहे हैं कि हम लोग इस तरह के काम कर सकते हैं। आज उन्होंने ये कदम उठाया है, वो नजीर बनी है। सरकार ऐसे समाज सेवकों को समय समय पर प्रोत्साहित करने का काम करती है। निश्चित रूप से वो अच्छा काम कर रहे हैं। हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इस तरह के समूह जब एकत्रित हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का वो हल कर पाते। सरकार क्यों नहीं चाहेगी अच्छा काम करना? कोई सरकार योजना और नीति हमेशा अच्छी बनाती है। योजना और नीति कभी कोई सरकार खराब नहीं बनती। नियत का समावेश कैसा है, इस पर आपकी सरकार क्या परफॉर्मेंस की आपकी नियत। सर आपने तो नियत अच्छी नियत के साथ बना दिया, इसको एग्जीक्यूशन कराना आपके अधिकारियों का कहाँ? वो अधिकारी ठीक से काम नहीं करते। महोबा के विद्यालय का उखाड़ा ले लीजिए, दूध में पानी नहीं मिलाया है, पानी में दूध मिलाया गया है। समस्या या कोई प्रॉब्लम या इस तरह का मुद्दा सामने आता है, संकट तब होता है जब इसका कार्रवाई ना। अगर कोई अनियमितता करेगा, कोई अपराध करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा, निश्चित उस पर कार्रवाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के सबसे दमदार और ईमानदार